हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून, जिस भी वक्त आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ न्यूक्लियर चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी मॉडर्न फिजिक्स के जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपको मैं करवा दूंगा। तो अभी हम न्यूक्लियर करेंगे, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर करेंगे। तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स में आपकी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डली हुई है। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारा अंतिम बैच फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अंतिम बैच के सारे 15 दिन अगर आपने इफेक्टिवली यूज कर लिए, इन 15 दिन में आपके बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलो गैस स्टार्ट करते हैं और तुरंत खत्म भी करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियर इज द ऑर्डर ऑफ, साइज ऑफ न्यूक्लियर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो न्यूक्लियर का साइज क्या होता है गैस? न्यूक्लियर का साइज होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। न्यूक्लियर का साइज है 10 की पावर माइनस। हमारी अंजलि दीदी का कॉल आ गया, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए गैस, तो जो न्यूक्लियस का साइज है, जो न्यूक्लियस का रेडियस है, वो होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और न्यूक्लियर और साइज ऑफ एटम, दैट इज रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 10। ठीक है ना, तो ये पूछ लिया जाता है। रेडियस ऑफ एटम 10 की माइनस 10, रेडियस ऑफ न्यूक्लियर 10 की माइनस 15। ठीक है, और ऐसा भी कहते हैं कि जो एटम होता है वो 10 की पावर 5 टाइम्स होता है किससे? न्यूक्लियस के साइज से। ठीक है ना, जो एटम का रेडियस होता है वो होता है 10 की पावर 5। अब खुद ही चेक कर सकते हो, एटम का रेडियस 10 की पावर 5 टाइम्स होता है न्यूक्लियर के। ठीक है, और वॉल्यूम हो जाएगा उसका क्यूब 10 की पावर 15 टाइम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, ये आपका एनसीईआरटी का फैक्ट है, ये आपका एनसीईआरटी का फैक्ट है। इट इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इट इज एनसीईआरटी फैक्ट। ठीक है, और अगर आपको पता हो बाइंडिंग एनर्जी मैक्स किसकी होती है, बाइंडिंग एनर्जी मैक्स किसकी होती है, बाइंडिंग एनर्जी मैक्स किसकी होती है? आयरन की होती है। बाइंडिंग एनर्जी किसकी मैक्स होती है? आयरन की। और कितनी होती है? 8.56, सॉरी 8.75, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना गाइस, तो ये एवरेज वैल्यू है। ये एवरेज वैल्यू मतलब सारे न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी का एवरेज ले लूं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से लेके आखिरी एलिमेंट तक का सारे न्यूक्लियस का अगर मैं वैल्यू ले लूं बाइंडिंग एनर्जी की, तो एवरेज वैल्यू 8 का राउंड आती है और मैक्सिमम होती है आयरन की 8.75। क्लियर है? न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव चार्ज डिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज रिपल्सिव एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज रिपल्सिव एंड चार्ज डिपेंडेंट। तो आपको पता होगा जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगते हैं, और वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगते हैं। तो चार्ज हो चाहे चार्ज ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स है वो लगेगा लगेगा, चाहे चार्ज हो चाहे चार्ज ना हो। तो चार्ज डिपेंडेंट तो नहीं है, चार्ज डिपेंडेंट तो नहीं है, बचा ये और ये। अब वो शॉर्ट रेंज होते हैं कि लॉन्ग रेंज होते हैं? दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये लॉन्ग रेंज होते, अगर ये लॉन्ग रेंज होते तो कल को ऐसा हो सकता था एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन दूसरे न्यूक्लियस के प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेता, या एक न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता। तो ये शॉर्ट रेंज होते हैं। लॉन्ग रेंज होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो इधर उधर आस पड़ोस के न्यूक्लियाई के प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को भी खींचने लग जाएगा वो। ठीक है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है जो एनर्जी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी एमसी स्क्वायर। मास कितना है? 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है? 1 मिलीग्राम का मतलब 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। ठीक है ना, मास को एसआई यूनिट में रखना है। अब 10 माइनस 3 ग्राम, और 1 ग्राम होता है 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। ये एसआई यूनिट में आ गया, ये केजी में आ गया, तुम्हारा केजी में आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा केजी में आ गया। 1 मिलीग्राम होता है 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 माइनस 3 केजी इंटू सी स्क्वायर, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16। क्लियर है गाइस? ये जूल्स में आ गया। एसआई यूनिट में आपने स्पीड ऑफ लाइट रखा, एसआई यूनिट में मास रखा, एसआई यूनिट में एनर्जी आ गई 9 इंटू 10 की पावर 10 जूल। ठीक है, ये किस में है? इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है तो क्या करेंगे? इन मेगा इलेक्ट्रॉन पूछा है तो कैसे करेंगे? देखिए,
आपको पता है कि जो 1 जूल होता है, जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। -19 जूल, क्लियर है ना, सही बोल रहा हूं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 -19 जूल, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल कितना हो जाएगा, -19 ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है गाइस, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है बट ठीक है। तो 1 जूल आ गया, 1 अपॉन 1.6 10 -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन 1.6 मतलब 90 अपॉन 16, ठीक है। ये सॉल्व करो 10 की पावर 29, ठीक है। 16 5 कितना होता है, 16 5 80, 16 5 80, 16 5 80। तो देखो सारे ऑप्शंस 56 2 5 ये सब सेम ही ऑप्शंस है। तो ये सॉल्व होके देखो 16 5 80 होता है, तो ये सॉल्व होके 55.6 आएगा, 5.6 करके कुछ आएगा, ठीक है। डिवाइड करो ना 85 5.6 करके कुछ आएगा। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 5.6 इंटू 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 56 इंटू 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन शायद आपका क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने पूछा है, यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने पूछा है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करेंगे, 56 इंटू 10 की पावर 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आपको पता होगा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको पता होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने इसमें से 10 की पावर 6 घटा दिया और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल येट अच्छा क्वेश्चन, सिंपल येट अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है ना गाइस, क्लियर है। व्हाट इज द पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये एक्स का बारे में पूछा है कि एक्स क्या है, ये आपकी रिएक्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का मास नंबर और एक्स का एटॉमिक नंबर पहचानने के लिए एक्स का एटॉमिक नंबर और एक्स का मास नंबर पहचानोगे। आपको पता होता है जो बड़ी वैल्यूज होती है, वो मास नंबर होती है, और जो छोटी वैल्यूज होती है जो नीचे लिखा रहता है जनरली, वो एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है। तो क्या ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आता है, सबसे सिंपल चीज, टोटल मास नंबर कंजर्व होता है और टोटल एटॉमिक नंबर क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो टोटल मास नंबर कंजर्व करते हैं, इसको लिख दो, इसका मास नंबर ऐसे ए और बी कर दो, ठीक है। तो 9 + 4 = 12 + a, ये कितना हो जाएगा, 13 - 12 दैट इज 1। और एटॉमिक नंबर कंजर्व कर देते हैं, तो a की वैल्यू 1 आ गई। एटॉमिक नंबर कंजर्व करते हैं, 4 + 2 = 6 + b, तो 0 आ गया b, ठीक है, ये आ गया b। अब बताओ ये एलिमेंट क्या है, x1 ये 0, ये एलिमेंट क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मास नंबर है 1, ऐसा कौन सा एलिमेंट, ये क्या चीज है जिसका मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 0 होता है, ये न्यूट्रॉन है गाइस, ये न्यूट्रॉन है। तो ना थोड़ा सा सुन लीजिए, एक प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। सुनते चले जाना, प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सुनना बात को, ये कैसे आया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि अब ये एक प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 तो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है ही, तो एक प्रोटॉन है तो 1 आ गया। और ऊपर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो एक ही प्रोटॉन है तो एक आ जाएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, अब एक न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट ये तो न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट प्रोटॉन तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, एक ही न्यूट्रॉन है तो मास नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो इलेक्ट्रॉन है तो 0। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये ना ही प्रोटॉन ना ही न्यूट्रॉन है तो 0। तो ये तीनों के नोटेशंस याद रखिएगा, प्रोटॉन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटॉन मतलब समझ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन है तो एक आ गया। और मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये एक प्रोटॉन है तो आ गया 1, तो ये न्यूट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लैरिटी आई होगी, नहीं क्लैरिटी है तो फिर से रिवाइज करके सुनो, समझे बात को, क्या होता है मास नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास इक्वल टू 1 AMU इज, इक्विवेलेंट एनर्जी, ये फिर से एनसीईआरटी का फैक्ट है, 1 AMU एनर्जी इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनसीईआरटी की
फंडामेंटल लाइन 1 AMU होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें इनमें से 931 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, देखिए डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई सेम रहती है, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई क्या रहती है, सेम रहती है। हर एक एलिमेंट की जो डेंसिटी है, हर एक न्यूक्लियस डेंसिटी, चाहे वो यूरेनियम हो, यहाँ पे आयरन भी होता तो भी सेम आंसर आता, यहाँ पे कुछ भी होता, गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर कुछ भी होता, सेम आंसर आता। ऑल न्यूक्लियाई हैव सेम डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी कितनी होती है 2.29 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। 2.29 10 17, ये सारे न्यूक्लियाई, दुनिया के सारे न्यूक्लियाई की सेम डेंसिटी होती है। न्यूक्लियाई के सारे दुनिया के सारे न्यूक्लियाई की हमेशा क्या रहती है, सेम ही डेंसिटी रहती है, सेम ही डेंसिटी रहती है। क्लियर है? इन अ फिशन रिएक्शन दिस इक्वल टू दिस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड वाई इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयरएज ऑफ यूरेनियम इज इतना। द टोटल एनर्जी लिबरेटेड विल बी, टोटल एनर्जी लिबरेटेड। ये रिएक्शन है, ये आपको रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन में क्या कह रहा है, इस रिएक्शन क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है एक्स की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है वाई की। तो पूछा एनर्जी लिबरेटेड, ठीक है, कभी कभार इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू, एनर्जी लिबरेटेड को ऐसा ही बोला जाता है क्यू वैल्यू। बताओ तो जो क्यू वैल्यू होती है, क्यू वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट में क्या है, x है, y है, n है, n है, n और न्यूट्रॉन है, n न्यूट्रॉन। अगर आपने गौर से देखा होगा, x की y की दे रखी बाइंडिंग एनर्जी, यूरेनियम की दे रखी बाइंडिंग एनर्जी, इनकी नहीं दी हुई है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो है। सही, कैसे पता चल गया बाइंडिंग एनर्जी जीरो कैसे? क्योंकि ये अकेले है ना, देखो ये एक न्यूट्रॉन है, जैसे ये एक एक्स है, बस इस एक्स में 117 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये एक वाई, बट इस वाई के अंदर 117 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। बट ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है। कोई भी एक न्यूट्रॉन की, सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हो ही नहीं सकती। बाइंडिंग एनर्जी मतलब एनर्जी जब बाइंड करके, जब कोई एलिमेंट बाइंड होता है, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पास आते हैं, बाइंड होते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है। तो एक ही न्यूट्रॉन कैसे कर सकता है? जैसे एक इंसान कभी कपल नहीं कहला सकता, इंसान को शादी करनी तो दो लोग चाहिए, इंसान को शादी चाहिए, शादी करनी है, कपल बनाने, पेयर बनाने तो दो लोग चाहिए, एक इंसान कभी पेयर नहीं बना सकता। तो बाइंडिंग करने के लिए, कोई भी चीज को बाइंड करने के लिए एटलीस्ट दो चीज तो चाहिए, दो चीज से तभी जाके वो बाइंड होगा। तो ये सिर्फ एक न्यूट्रॉन है, ये सिर्फ एक न्यूट्रॉन, ये अकेला आइसोलेटेड न्यूट्रॉन है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो नहीं हो सकती। अकेला एक आइसोलेटेड न्यूट्रॉन है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं हो सकती। सिमिलरली अकेला आइसोलेटेड प्रोटॉन, अकेला आइसोलेटेड प्रोटॉन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी के लिए एटलीस्ट दो पार्टिकल्स चाहिए, एक साथ दो पार्टिकल्स चाहिए, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है। इसलिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन नहीं है। हालांकि नीट के लिए आपको कैसे याद रखना है, जे के लिए कैसे याद रखना है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन ही नहीं होगी, कंफ्यूज ही नहीं होना है। इनकी बाइंडिंग, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन नहीं है उसको जीरो मान लो, इनकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन नहीं है मतलब जीरो मान लो, जीरो मान लो। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? ये देखो, ये कौन सी बाइंडिंग एनर्जीज होती है? दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जीज। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की। अब देखो, एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.5, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.5, तो मतलब टोटल न्यूक्लियन इसमें 117 है, मास नंबर दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट इज मास नंबर 117 इंटू 8.5। क्योंकि ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी गिवन नहीं थी, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं थी, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टोटल एक्स नहीं थी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी। एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर एक्स में तो 117 न्यूक्लियन है, प्लस ये एक्स का हो गया। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई कितना है? 7.6। अच्छा, एक्स दोनों की 8.5 है, दोनों की ही 8.5 आई गेस, है ना, दोनों की ही 8.5 है, इसकी भी 8.5 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 117 इंटू 8.5 माइनस, ठीक है, माइनस अभी करना बाकी है, माइनस करना भी बाकी है, माइनस करेंगे
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इसका 236, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन 7.6। ये करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 117 इंटू ये कितना हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा तुम्हारा 9 टू द 18, 17 माइनस 236 इंटू 7.6। प्यार से मल्टीप्लाई करेंगे और प्यार से माइनस कर देंगे, प्यार से मल्टीप्लाई करके प्यार से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो इनमें जो वैल्यूज है वो क्लोज क्लोज नहीं है, जो वैल्यूज है इनमें जो वैल्यूज है वो क्लोज क्लोज नहीं है, ठीक है। आप इसको अप्रोक्सीमेट से भी कर सकते हो। इस जनरली देखो कायदे में न्यूक्लियाई के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको एक्यूरेटली सॉल्व करना चाहिए, कायदे से इसको एक्यूरेटली मल्टीप्लाई करो, इसको एक्यूरेटली मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। बट यहाँ पे ऑप्शंस ना बहुत वेरी कर रहे हैं। देखो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, इसमें हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। देखो कैसे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, आप क्या करो 117 को इंटू 17 है ना, आप 117 को 120 कर दो, थोड़ी वैल्यू बढ़ा दो, थोड़ी वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ी वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। और 236 इंटू 7.6 है। अगर आपने यहां पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन सीखो मेरे साथ, मैंने क्या किया 117 को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 120 कर दिया। अब ये बढ़ गया वैल्यू तो इसको भी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, मैं इसको भी बढ़ा दूंगा, तो इसको 240 कर दे रहा हूं, इसको मैं 240 कर दे रहा हूं, ठीक है 240 कर दे रहा हूं इंटू 7.6। थोड़ा तो आसान हो गया गैस, थोड़ा थोड़ा आसान हुआ, थोड़ा थोड़ा आसान हुआ, थोड़ा थोड़ा आसान हुआ। अब 7.6 को आप 8 कर दो, 7.6 को आप 8 कर दो, इसको आपने थोड़ी सी बढ़ा दी, इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको भी आप 18 कर दो, चलो कर दो 18 कर दो, चलो 20 कर दो, चलो 20 कर दिया। इतना ज्यादा क्योंकि इसमें बस ऑप्शन में बहुत वेरिएशन है तो मैं कर सकता हूं। तो ये हो गया 240 माइनस, ठीक है 24 8 जा 8 32, 8 टू 16, 1920, 1920। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है। एक्चुअली ये यहां पे वेरिएशन मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है। इसको ना ऐसा करो ना, क्योंकि मैंने 17 को देखो गाइस 20 कर दिया जो काफी जंप है, और मैंने यहाँ 7.6 से मैंने 8 किया है। तो ऐसा करते हैं, इसको आप अपने मन में इसको आप ऐसा करो 9 कर लो। देखो यार यहाँ पे ना ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आएगा, वरना आप एक्यूरेटली मिले कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 36 9 टू 18 18 2160, ये अप्रोक्सीमेट कर लिया, अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो ये 240 आ रहा है, 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। आप समझ पा रहे हो ना, मैंने थोड़ी सी 117 को 120 कर दिया, 236 को 240 कर दिया, फिर 17 से मैं 20 ले गया, तो मैं 7.6 को 9 पे ले गया। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 240, मतलब अराउंड 200 के आसपास होगा। नहीं तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर ही सकते थे, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस साथ आता है, जो मेरे डिटेल जिसने मेरे साथ पूरा एंड तक पढ़ा है तो उसे पता होगा थोड़ा। 2 न्यूक्लियॉन्स आर एट सेपरेशन ऑफ इतना, ठीक है। द नेट फोर्स बिटवीन देम इज F1, the net force between them is F1 if both are neutrons, F2 if both are protons, and F3 if one is proton and other is neutron. In such case देखो आप ध्यान से देखिएगा, एक प्रोटॉन और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और प्रोटॉन को ध्यान से देखिएगा, द नेट फोर्स गिवन है, न्यूक्लियर फोर्स गिवन नहीं है। दोनों में न्यूक्लियर फोर्स सेम लगता है। देखो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों में नेट फोर्स सॉरी तीनों में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, तीनों में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सेम लगता है। तीनों में न्यूक्लियर फोर्स क्या लगता है, सेम लगता है। बट क्वेश्चन गिवन है नेट फोर्स, क्वेश्चन गिवन है नेट फोर्स। अंतर क्या नेट फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स में, देखो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक ही फोर्स लगता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से एक ही फोर्स लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, दैट्स इट। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है, तो दोनों में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ठीक है। एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पे भी सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स ही लग रहा होगा, दोनों अनचार्ज पार्टिकल, और कोई फोर्स लग नहीं सकता। दो न्यूट्रॉन के बीच में सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा, सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा, चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग नहीं सकता।
लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन में लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन में लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन में ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन में बाबू, प्रोटॉन और प्रोटॉन में ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा ही, एक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो तो लगेगा, बट रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, बट एक रिपल्सिव फोर्स भी लग जाएगा, दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप समझ पाए मेरी बात। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में एक न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा, बट साथ ही साथ एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है, जो नेट चार्ज है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहां पे एक ही फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो 10 न्यूटन का, यहां भी एक ही फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, यहां भी फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का, बट एक रिपल्सिव फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में, और लेकिन एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा है, एक एडिशनल फोर्स भी लग रहा है, जो कि उल्टा डायरेक्शन, लेट्स से -2, तो यहां पे जो नेट फोर्स बचा वो 8 न्यूटन बचा। समझिए बात को, यहां भी मान लीजिए चलो यहां पे 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां भी 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां भी 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स बराबर होते हैं तीनों में, तीनों पेयर्स में न्यूक्लियर फोर्स बराबर होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स मैंने मान लिया 10 न्यूटन है, लेट्स से अट्रैक्टिव फोर्स 10 न्यूटन है, तो तीनों में अट्रैक्टिव फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन यहां पे एडिशनल एक रिपल्सिव फोर्स है, जैसे -2 न्यूटन, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स है, तो जो इफेक्टिव फोर्स एक प्रोटॉन फील करेंगे वो फील करेंगे 8 न्यूटन। इसलिए तो नेट फोर्स बिटवीन देम जो F2 होगा वो F2 क्या होगा बाबू, F1 और F3 बराबर होंगे, बट F2 क्या होगा, F2 की वैल्यू कम होगी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में रिपेल नहीं कर सकते, एक चार्ज एक अनचार्ज है, ये दोनों ही अनचार्ज है। ठीक है, HC वर्मा का सवाल था वो, बट आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, अगर आपको नहीं पता, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। M1 M2 represents mass of neutron, mass of proton respectively. If an element having atomic mass m has n neutrons and z protons, then the correct relation will be M1 M2 represent mass of neutron and mass of, या M1 M2 है या Mn Np लिखा हुआ है, ऐसा क्यों भाई, कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, M1 M2 नहीं, ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको Mn कर लो, इसको Mp कर लो। इफ एन एलिमेंट हैविंग मास n, मास m, एलिमेंट का मास कैपिटल M मान लो, एलिमेंट का मास कैपिटल M मान लो, हैज n न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन्स, देन करेक्ट रिलेशन विल बी, देखो बात को समझना, जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक आइसोलेटेड प्रोटॉन एक आइसोलेटेड न्यूट्रॉन, ये मिलकर एक न्यूक्लियस जब बनाते हैं, ये जब मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, ये मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी कहां से आती है, इनके मास से आती है। क्या थ्योरी क्या है, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं। जब भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन शादी कर लेते हैं, शादी करके एक घर में चले जाते हैं, तो ना कुछ चीजें त्यागनी पड़ती हैं, है ना। जब इंसान सिंगल रहता है तो अपनी मनमर्जियां कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो करे। ठीक है सर, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, नहीं एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा। ठीक है, तो अगर शादी हो जाती है, इनकी शादी हो जाती है, तो इनको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कुछ चीजें लॉस करनी पड़ती हैं, उतनी आजादी नहीं रहेगी जितने जब वो सिंगल थे। ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़ गए, तो जुड़ के क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जब बाइंड होती है, जो एनर्जी रिलीज हुई, तो ये एनर्जी कहां से आती है, ये एनर्जी आती है इनके मास से, तो एनर्जी रिलीज हो गई, और एनर्जी कहां से आई, थोड़े से उनके मास से, तो उनका मास थोड़ा सा खत्म हो जाता है। ठीक है ना, लेट्स से इनका मास 10 ग्राम है, इनका मास लेट्स से इन कंबाइंड मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में से सिर्फ 9 ग्राम ही मास बचता है, 9 ग्राम ही मास बचता है, क्योंकि 1 ग्राम का तो एनर्जी में कन्वर्ट होकर लॉस हो जाता है एज फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो लेट्स से इनका मास 10 ग्राम होना चाहिए था, पर जब कैलकुलेट करें तो 9 ग्राम आ गया, एक ऐसी वैल्यू ले ली, और 9 ग्राम आने का रीजन ही यही था क्योंकि जो बची हुई एनर्जी थी, जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी कहां से आई, वो 1 ग्राम एनर्जी से, वो 1 ग्राम मास को यूटिलाइज कर लिया गया एनर्जी फॉर्मेशन में। तो इसलिए जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है,
इसलिए जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट, ये जो मास है, इस पूरे न्यूक्लियस का जो मास होगा वो ये प्लस ये नहीं होगा। इस पूरे सिस्टम का मास, इस पूरे सिस्टम का मास इनके मास से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो उस एनर्जी ने उसका मास कम कर दिया था। तो क्या है, इफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास m, तो मतलब ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास m है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास m है। तो जो एटॉमिक मास m होगा वो लेस होगा मास ऑफ, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से ऐड कर दूं तो, ठीक है ना। तो जो टोटल मास है, ये एलिमेंट का जो मास है, एलिमेंट का जो मास है, एलिमेंट का जो मास है वो कम होगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम से, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन मतलब कितने कितने प्रोटॉन्स हैं टोटल, z प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, z टाइम्स मास ऑफ वन प्रोटॉन। ये तो होगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा ना। मास ऑफ प्रोटॉन ऐसा तो नहीं है, अब मान लो अगर ये तो एग्जांपल के लिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ले लिया, तो एग्जांपल के ले लिया, ठीक है। ऐसे दो प्रोटॉन हो सकते थे और ये दो न्यूट्रॉन हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, फर्क क्या पड़ता है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना हो जाएगा, z टाइम्स mp प्लस n टाइम्स mn। ठीक है, ये हो गया z टाइम्स mp n टाइम्स mn, मास ऑफ, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, इनका सम मास ऑफ एलिमेंट के बराबर नहीं आएगा। मास ऑफ एलिमेंट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जब ये एलिमेंट बना होगा तो इस एलिमेंट ने क्या किया कि कुछ एनर्जी रिलीज कर दी गई होगी, एनर्जी रिलीज करने की वजह से उसका मास थोड़ा सा कम हो गया होगा, मास थोड़ा सा कम हो गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो रेडियस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए की पावर 1/3। ओनली 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 फॉर्मूला, ओनली रिलेशनशिप, ऐसा कोई और फॉर्मूला नहीं है फिजिक्स में, ऐसा और कोई रिलेशनशिप नहीं है जो किसी के 1 की पावर 3 पे डिपेंड करता हो, ठीक है। तो ए का क्यूब रूट, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ए, और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये वॉल्यूम आर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम आर क्यूब होता है, तो वो ए प्रोपोर्शनल होगा। द मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एमयू आर, द मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एमयू, मतलब 1 एमयू। पहला तो पूछा कि 1 एमयू मतलब कितना एनर्जी। अच्छा, एमयू किसकी यूनिट होती है, एमयू यूनिट किसकी होती है, एमयू से यूनिट ऑफ मास, 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 ठीक है ना। तो 1 एमयू होता है, यहां लिख देते हैं, जो आपका 1 एमयू होता है, एनर्जी तो आपको पता है, एनर्जी तो आपको पता है, ठीक है। 1 एमयू होता है मास में 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। जो 1 एमयू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये होता है 1 एमयू। अब ये एनर्जी कितनी एनर्जी के बराबर होता है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। फिर मास ये लिखते हैं, मास इसका 1 एमयू का मतलब होता है इतना kg, ठीक है। फिर इंटू c² करते हैं, तो ये सॉल्व होके ए की वैल्यू आती है, हमें याद करनी पड़ती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें याद करनी पड़ती है ना। तो 1 एमयू एक्चुअल में होता है 1.6 इंटू 10 - 27 kg। अब इसको जब एनर्जी इज इक्वल टू mc² में जब ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू मास की वैल्यू जो पुट करते हैं 1 एमयू पुट करते हैं, इंटू c² करते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आती है, हमें याद करना होता है, ठीक है। बी हो गया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी 930, बट एक्चुअली में 931.5 आती है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट इज, 1 एमयू एक्चुअल में इतना kg होता है, और इसको अगर हम E इक्वल टू mc² में डालेंगे, इसको ये मास इसमें E इक्वल टू mc² में डालेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर। इफ R1 R2 आर द रेडियाई ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 और 120 रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो R1/R2 मतलब रेडियस का, ठीक है। तो आप जानते हो R1/R2 क्या हो जाएगा, A1/A2 होल की पावर 1/3। ये तो पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा, पावर्स कॉमन ले सकते हैं, A की पावर 1/3 अपॉन A1 की पावर 1/2, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, होल की पावर 1/3।
है ना, ए वन की पावर 1/3, ए टू की पावर 1/3, उसको ऐसे लिख ही सकते हैं, A1/A2 होल की पावर 1/3, लिख ही सकते हैं। 64/125, 64/125, 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 4 इंटू 4 16, 16 6, हाँ 4 को थीटा मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, और 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो 5 होगा ये, तो 4/5 आ गया। R1/R2 कितना आ गया, 4/5 हो गया। वाई हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन, हाई टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड होता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए? फ्यूजन रिएक्शन कहां पे होता है, सन पे होता है ना, अर्थ में नहीं करा सकते अभी तक, हम इतने वो नहीं हुए हैं, अर्थ पे हम इतने हाई टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है ना। धरती पे ये जो एटम बॉम्ब होते हैं ना, ये सब फिजन रिएक्शन होते हैं। जो भी अपने धरती पे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए हैं, जो एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फटे थे, या फिर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन कहीं नहीं हो सकता, फ्यूजन होता है सन में, फ्यूजन होता है सन में, क्योंकि सन में इतना ट्रिमेंडस एनर्जी है, सन में इतना ट्रिमेंडस टेम्परेचर कि वहीं पर ही फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। हमारी अर्थ पे अभी तक हम इतना हाई टेम्परेचर कभी अटेन नहीं कर पाए, और हम कभी करना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो अभी तक अर्थ पे हम फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर सकते, ये सन में होता है, ये सन में होता है। तो इसका रीजन क्या है, देखो फ्यूजन रिएक्शन, इसका आंसर क्या है, इसको थ्योरी का याद करना है कि वाई फ्यूजन रिएक्शन टेक्स सो मच टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर क्यों लेता है। तो फ्यूजन रिएक्शन होता क्या, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। अर्थ पे जो सन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना देते हैं, एक हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना देते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, ये कितना मुश्किल प्रोसेस है। सोचो एक हाइड्रोजन एक साथ मिला दिया और हीलियम बन गया। इमेजिन द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, इमेजिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कि एक एलिमेंट पकड़ा और कैसे करके हीलियम बन गया। और आप जानते हो हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन होता है, इसमें भी प्रोटॉन होता है, इसमें भी प्रोटॉन होता है। सोचो एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन, दो न्यूक्लियस है, एक इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, दोनों को मिला दिया और एक न्यूक्लियस बना दिया, विच इज ट्रिमेंडस, लाइक इट वाज ट्रिमेंडस एनर्जी। आपने लिटरली एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस को इतना तेजी में कोलाइड करवाया कि वो एक ही न्यूक्लियस बन गए। मतलब जो भैया दो चार्जेस, ये प्रोटॉन रिपेल करते होंगे, सोचो ये दोनों प्रोटॉन रिपेल करते होंगे, आपने उनकी रिपल्शन को भी ब्रेक कर दिया। हाँ, समझ पाए मेरी बात, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन रिपेल करते होंगे, सोचो वो तो पास आने ही नहीं चाहते होंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता होगा, ट्रिमेंडस रिपेल करता होगा, उस रिपल्शन की लिमिट को भी तोड़ दिया और एक दूसरे में घुसेड़ दिया। तो दिस रिक्वायर्स ट्रिमेंडस एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो आपको पता होगा अभी हाई टेम्परेचर में हमेशा ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जैसे पानी को उबालते हो, टेम्परेचर बढ़ा दे तो पानी बुलबुले कितने तेजी में घूमने लग जाते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, चाहे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो बहुत हाई टेम्परेचर देने से क्या होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन इतनी तेजी में आ रहे होते हैं, इतनी तेजी में कोलाइड करते हैं कि उनके बीच का रिपल्शन, ये सब लिमिट्स टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये याद करना होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पर इतने तेजी से कोलाइड करते हैं कि वो जिनका जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो ना के बराबर लगता है, घुस जाते हैं एक दूसरे में, दो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस बन जाते हैं। कैडमियम रॉड्स, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन है। जो कैडमियम रॉड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देखो नाम है कंट्रोल रॉड्स, तो आपको अगर पता होगा, थोड़ा सा बता देता हूं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या यूज करते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम थर्मल न्यूट्रॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो यूरेनियम से जाके लड़ते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं यूरेनियम 235, इससे जाके लड़ते हैं। तो जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है यूरेनियम 235 से जाके लड़ते हैं और धमाके होते हैं, फिजन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इस न्यूट्रॉन्स को हम यूरेनियम 235 मारते हैं और धमाके होते हैं।
अब मान लो मेरे पास मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, मान लो मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। जितने न्यूट्रॉन्स होंगे सब धमाके करेंगे, जो जो न्यूट्रॉन यूरेनियम से रिएक्ट करेगा धमाका करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बट मेरा मन है कि मैं न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करवाना चाहता, मेरा काम हो गया, अभी न्यूट्रॉन्स बचे हुए हैं बट मेरा काम हो गया, जितनी एनर्जी चाहिए थी मुझे मिल गई। अब ये सारे न्यूट्रॉन्स अभी भी प्रेजेंट है, मान लो कि कुछ न्यूट्रॉन्स अभी प्रेजेंट है, मेरा काम हो गया, तो क्या मैं इन सबके फटने का वेट करूंगा? नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोल रॉड डाल दूंगा। कंट्रोल रॉड क्या करेगी, सारे न्यूट्रॉन्स को चिपका लेगी, बात ही खत्म हो गई, रिएक्शन स्टॉप हो गई। ठीक है ना, मान लो मेरी रिएक्शन से जितनी एनर्जी चाहिए थी मुझे एनर्जी मिल गई, बट अभी भी न्यूट्रॉन्स बचे हुए हैं। अब ये सारे न्यूट्रॉन्स तो यूरेनियम से रिएक्ट करके धमाका करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, मुझे चाहिए नहीं एनर्जी, तो मैं क्या करूंगा, जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स थे कंट्रोल रॉड डालूंगा, सारे कंट्रोल रॉड क्या करेगा, चिपका लेगा, सारे न्यूट्रॉन्स को अपने तरफ चिपका लेगा, सारे न्यूट्रॉन चिपक गए, सारे न्यूट्रॉन्स खत्म हो गए। अब सारे न्यूट्रॉन्स खत्म हो गए। और ये कंट्रोल रॉड कैडमियम की बनी होती है, एनसीईआरटी की लाइन है। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज द रेडियस ऑफ इतना इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी बोले तो 10⁻15 मीटर। देन रेडियस ऑफ टेलोरियम ऑफ न्यूक्लियस, अरे तो अभी जस्ट किया R1/R2 कितना आया था, ठीक है ना, तो R2 कितना हो जाएगा, फाइव इंटू R1/3, 3.6/3, 1.2, दैट इज 6 फर्मी। ठीक है ना, सही किया ना, चेक कर लेना यार, चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना। When uranium undergoes fission, the 0.1% of its original mass is changed into energy. How much energy is released if 1 kg of uranium-235 is gone into fusion reaction? ठीक है, तो मैं भी बताया यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, ठीक है, फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। गिवन है कि इफ 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इज चेंज इनटू एनर्जी, देखो अभी 1 kg यूरेनियम यूज किया जा रहा है, ठीक है, 1 kg यूरेनियम जो है उसको रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो रिएक्ट करा के सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट ये जो वैल्यूज गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको फिर से अच्छे से लिखना, पेपर में लिखना, फिर सॉल्व करना। तो यूरेनियम रिएक्ट कर गया और गिवन है कि जो भी मास यूज करते हैं उसका 0.1% एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। जो भी मास यूज करते हैं, जो भी ओरिजिनल मास है, यहाँ पे अभी 1 kg यूज किया गया है, जो भी मास यूज किया गया उसका 0.1%, दैट इज 0.1% ऑफ 1 kg, दैट इज 1/100, सॉरी 0.1/100 इंटू 1, दैट इज 1/10³ kg। इतना kg एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इतना kg एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो एनर्जी पूछता है कितनी होगी, एनर्जी कैसे निकाले, ये सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, E = mc²। क्लियर है क्या, 9 और ये 13 हो गया। When uranium 235 is bombarded with 1 न्यूट्रॉन, मैंने वही बताया न्यूक्लियर रिएक्शन में यही करते हैं, न्यूट्रॉन को यूरेनियम से टकराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तब फिजन अकर्स। मैंने बताया अभी फिजन रिएक्शन में यही तो होता है, यूरेनियम को 235 से रिएक्ट करवाते हैं एंड द प्रोडक्ट्स आर 3 न्यूट्रॉन्स इतना एंड। तो पूछता ये है
कि अगर यूरेनियम 235 को रिएक्ट करवाया जाए एक न्यूट्रॉन से तो बनता है 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं प्लस क्रिप्टॉन, क्या होता है इसको जो भी बोलते होंगे, इसको जो भी बोलते हैं KR, प्लस कुछ और मिलता होगा, प्लस कुछ और मिलता होगा। कैसे करेंगे हमें नहीं पता कैसे करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर जानते हो यूरेनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो क्या करेंगे सीन समझिएगा, क्या करेंगे सीन समझिएगा। यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन इतना करेंगे। अब देखिए न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन है, अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन का मास नंबर कितना होता है 1, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन्स, तो एक न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर होता है 0, क्यों? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन में तो कोई प्रोटॉन होता नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एलिमेंट मान लो ए मान लो, ठीक है, ए मान लो, ठीक है, इसको एलिमेंट ए मान लो, ठीक है, और ये मास नंबर को पी मान लो और ये क्यू मान लो। तो सबसे पहले मास नंबर कंजर्व कराता हूं, 235 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू मास नंबर, ऐसे 3 न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है बट ऐसे 3 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 94 प्लस पी, 236 आ गया, 94 प्लस ये हो जाएगा 97 प्लस पी, ठीक है। तो कई जरा ये 139 आएगा क्या, देखो जरा 139 आएगा क्या, इसमें से अगर 139 ऐड कर दो, ठीक है, 236 आ जाएगा लगता है। तो पी कितना आ गया 139, पी कितना आ गया 139। क्लियर है गाइस, क्लियर है। एक रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। ठीक है, तो P कितना आ गया 139, तो ये तीनों ऑप्शन है 139। अब कंजर्व कराएंगे इनका एटॉमिक नंबर, कंजर्व कराएंगे इनका एटॉमिक नंबर। तो आपका जो यूरेनियम होता है उसका मास नंबर कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 92, एटॉमिक नंबर कितना है 92। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमने किया भी था, यूरेनियम 235 92, देखो 92, ठीक है, राइट, एटॉमिक नंबर 92। अब वो कंजर्व करा दो, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन वही इंसान कर पाएगा जिसको यूरेनियम की थोड़ी नॉलेज होगी, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो ये याद रख लेना, यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, काफी वाइडली यूज एलिमेंट है। प्लस 36 प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा 92 माइनस 36, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा क्या, 56 आ जाएगा, ठीक है, 56 आ जाएगा, 86 92। मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियाई इज, मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियाई इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एचसी वर्मा में सबसे पहले था, बहुत बार पूछा जा चुका है, उसमें सब गलती करते हैं। सबको लगता है कि जो मास नंबर होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से तो ज्यादा ही होता है, हमेशा जो मास नंबर दैट इज ए वो हमेशा एटॉमिक नंबर से ज्यादा ही होता है। आप करेक्ट हो, गलत नहीं हो, आपको लगता है कि मास नंबर हमेशा ज्यादा ही होता है एटॉमिक नंबर से, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ये ज्यादा ही होगा। एक केस को छोड़ के, दैट इज प्रोटियम, प्रोटियम जैसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है प्रोटियम, तो हाइड्रोजन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर बराबर होता है, हाइड्रोजन में जो मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है बराबर होता है, क्योंकि जो प्रोटियम है दैट इज द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, उसमें कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का मास नंबर एटॉमिक नंबर बराबर होता है, ठीक है। तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज मोर देन, इज ऑलवेज लेस देन तो हो नहीं सकता, ऑलवेज मोर देन भी नहीं हो सकता, ऑलवेज इक्वल भी नहीं हो सकता, डी आंसर है। समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, कभी ज्यादा होता है, कभी क्या मेजॉरिटी टाइम्स 99% टाइम्स मास नंबर ज्यादा ही होता है, और कभी कभार इक्वल भी हो सकता है जैसे हाइड्रोजन में। तो ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल इफ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैज अ वैल्यू ऑफ, ये फैक्ट है। देखो देखो गाइस, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बोलूं, मैं आसान भाषा में बोलूं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना वो एक चेन रिएक्शन होती है,
तो और आसान भाषा में बोलते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट है, मान लो ये ए क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन होती है। सुनना बात को, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से मैंने 1 kg रिएक्टेंट यूज किया, 1 kg रिएक्टेंट यूज किया, बन गया 10 kg प्रोडक्ट। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? जो न्यूक्लियर रिएक्शन वो चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा और फिर से कोई प्रोडक्ट बनाएगा। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह एक्ट करके फिर से नया प्रोडक्ट बना देता है। मान लो रिएक्टेंट 1 kg था, प्रोडक्ट 10 kg बन गया, अब अगला प्रोडक्ट क्या पता 100 kg बन जाए। तो ये तो चीज खतरनाक हो रही है ना, ये तो चीज बढ़ती चली जा रही है, ये चीज बढ़ती चली जा रही है, ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। मैं ये नहीं चाहता हूं, ये डेंजरस हो जाएगा, हट जाएगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। मेरा रिएक्टेंट था 1 kg, अचानक से प्रोडक्ट 10 kg हो गया, अब वो 10 kg रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा और 100 kg बना देगा, अब वो 100 kg रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा और आगे बना देगा। तो मैं वो नहीं चाहता, और मैं इसका उल्टा भी नहीं चाहता हूं कि रिएक्टेंट 1 kg है, प्रोडक्ट बन जाए 0.1 kg, घट गया, जितना रिएक्टेंट यूज प्रोडक्ट क्या हुआ और घट गया। अब ये घटा हुआ प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो एक्ट करेगा, अब और घटा देगा 0.001 kg। ऐसे तो रिएक्शन अपने आप बंदी हो जाएगी, ऐसे तो रिएक्शन बंदी हो जाएगी अपने आप, मतलब नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। तो मैं सेफ किया हमारे लिए, सेफ क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट यूज किया जाए उतना ही प्रोडक्ट बन जाए और ये प्रोडक्ट फिर से उतना ही प्रोडक्ट आगे बना दे। तो कंट्रोल रहेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 रहने से चीजें कंट्रोल में रहेंगी। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का 1 से ग्रेटर है, मतलब रिएक्शन बढ़ती चली जा रही है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको। अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.5, 2.1, 2.5 है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, वो खराब चीज है, क्योंकि एक टाइम के बाद मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा उस चीज को, वो बढ़ते चला जा रहा है। और अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कम है, 0.5 है, मतलब मेरे प्रोडक्ट घटते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट घटते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद प्रोडक्ट और बनेंगे ही नहीं। तो हमेशा मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 रखता हूं कि जो एक ही लाइन से जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट उतना प्रोडक्ट, ऐसा होता रहे। Heavy water is used as moderator in nuclear reactor. The function of the moderator is एब्जॉर्ब करना तो होता नहीं है, तो कंट्रोल वाट्स करते हैं। कूलिंग के लिए भी यूज नहीं होता। टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जीज, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है गैस, एक्चुअली क्या होता है, हमको न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे अटैक करवाते हैं, एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे अटैक करवाते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए। बट अगर न्यूट्रॉन बहुत एनर्जेटिक होगा, अगर न्यूट्रॉन बहुत हाई स्पीड में होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, तो वो टकरा के ना रिएक्ट नहीं करेगा। सर कैसे? जैसे यार मान लो कोई दो एलिमेंट्स का रिएक्शन कराने के लिए उनको कुछ टाइम कांटेक्ट में रखना पड़ता है ना। मान लो कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस है, कुछ चीज हो रही है, आप खाना बना रहे हो, आपने नोटिस किया होगा, आप गर्म तवा लो, छू कैसे कर दो, एक गर्म तवा लो, छू कैसे कर दो, आप कर पाओगे, हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि अगर आपने बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक गर्म तवे को बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए छुआ, उतनी हीट पहुंच ही नहीं पाएगी। आप समझ पा रहे हो? बट अगर तुम हाथ ऐसे चिपका दोगे, हाथ चिपका दोगे तो जल जाएगा भाई हाथ। क्यों? आपने इनफ सफिशिएंट टाइम दे दिया हीट को आने के लिए। तो वही चीज है, अगर न्यूट्रॉन बहुत हाई स्पीड से टकराता है, अगर न्यूट्रॉन बहुत हाई स्पीड से यूरेनियम टकराता है, तो रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम है। बिल्कुल छू दिया गर्म चीज को, तुरंत छू दिया, आया नहीं, कुछ रिएक्शन ही नहीं हो पाया, आपके हाथ जला ही नहीं बिल्कुल भी। तो न्यूट्रॉन क्या किया यूरेनियम पे, न्यूट्रॉन को क्या किया यूरेनियम पे थोड़े से स्लो स्पीड से, थोड़ा सा, देखो नाम है मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल स्पीड को जीरो ही कर दे। मॉडरेशन ना बहुत ज्यादा स्पीड ना बहुत कम स्पीड, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो मॉडरेटर, तो ये स्लो डाउन करता है। अब स्लो डाउन मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही स्लो कर दिया कि स्नेल जितना स्लो हो गया, नहीं, मॉडरेशन में, तभी नाम उसका मॉडरेटर है, क्योंकि स्पीड को मॉडरेट कर देता है। Which of the following used as moderator in nuclear reactors? Heavy water. ग्रेफाइट यूज होता है। एनसीईआरटी में गिवन है। एनर्जी इन सन इज जनरेटेड मेनली बाय फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करते हैं और हीलियम बनाते हैं। If the energy released in the fission of one nucleus is 200 mega electron volt, then number of nuclei required per second in power plant will be. If the energy released in the fission of one nucleus is 200 mega electron volt, if the energy released in the fission of one nucleus is 200 mega electron volt, then the number of nuclei required per second in a power plant of 16 kilovolt is. ये ध्यान से देखिए, ये 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। देखो गाइस, पावर देख के थोड़ा सा डर जाता है इंसान। पावर देख के ना 16 किलोवाट पावर आ गया तो इंसान थोड़ा डर जाता है। अरे पावर इज जस्ट लाइक एनर्जी यार। 16 किलोवाट है तो मतलब 16 जूल ओनली, 16 किलो जूल ओनली पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में। जब ये पावर देखो डर जाता है, पावर भाई पावर कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं, पावर इज जस्ट लाइक एनर्जी यार। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो मतलब एक सेकेंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो तुम देखो गाइस, एक न्यूक्लियस, सुनना बात को, इजी क्वेश्चन है। एक न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सुनना बात को, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, ये जब भी गिवन नहीं है बट पर सेकेंड ही है, वो समझ जाना, ठीक है। एक न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब मेरे को एक सेकेंड में 16 किलोवाट पावर का मतलब होता है, 16 किलोवाट पावर का मतलब होता है 16 किलो जूल, मतलब 16,000 जूल। इतनी एनर्जी चाहिए मुझे एक सेकेंड में, और एक न्यूक्लियस इतनी एनर्जी देता है और मुझे एक सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए। तो मुझे एक सेकंड में कितने न्यूक्लियॉन्स रिएक्शन, मुझे कितने न्यूक्लियॉन्स रिक्वायर्ड होंगे एक सेकंड में। तो बेसिकली आपको एक सेकंड के अंदर, लेट्स से अगर आप एक सेकंड में एक न्यूक्लियस यूज करते हो, एक सेकंड में अगर आप एक सेकंड में एक न्यूक्लियस यूज करते हो तो इतनी एनर्जी मिलेगी, बट हमें इतनी एनर्जी चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिक्वायर्ड पर सेकेंड, क्योंकि ये सब एक सेकंड में फोड़ना है, हमें एक सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए, एक सेकंड में इतनी एनर्जी चाहिए, और अगर आप एक सेकंड में एक न्यूक्लियस यूज करते हो इतनी एनर्जी मिलती है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिक्वायर्ड इज टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ड्यू टू वन न्यूक्लियस। कितना हो जाएगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये आ गया 80, तो आ जाएगा 80 जूल। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब ये जूल जूल सेम यूनिट में आगे अब सही हो जाएगा। -19 है, -13 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 80 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 13, 800 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 13, 16 कितने जा 5 जा 80 50 हो गया, तो 5 इंटू 10 की पावर 14, 5 इंटू 10 की पावर 14 हो गया। The binding energy per nucleon of deuterium and helium atom is 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt. If the two deuterium nuclei fuse to form helium atom, then the energy released is ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, of deuterium and helium atom is 1.1 and 7 mega electron volt. If the two deuterium nuclei fuse to form helium atom, the energy released, एक हाइड्रोजन हीलियम कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या होता है गाइस, ड्यूटेरियम क्या होता है,
ड्यूटेरियम इज द सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम इज द सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या होता है? सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये दे रखा है। अब पूछा है एनर्जी रिलीज दैट इज क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू कितनी होगी? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हीलियम, हीलियम का मास नंबर 4 होता है, हीलियम में टोटल चार न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो उसका बाइंड पर न्यूक्लियन हीलियम का कितना दे रखा है? 7, तो 4 टाइम्स 7, क्योंकि बाइंड पर न्यूक्लियन गिवन है। न्यूक्लियन समझता, न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 4 इंटू 7 माइनस बाइंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 2 इंटू ड्यूटेरियम 1.1 है प्लस 2 इंटू 1.1, कितना हो जाएगा? 7 14 21 28 माइनस 4.4 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए बाबू, ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए। हमारा अंतिम बैच ऐसे इसी तरह फॉलो करते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।